संचालन शुरू कर दीजिएगा। जी जी। हो गया? एक मिनट, एक मिनट। सभी को नमस्कार, जोहार। हाँ अनीता जी नमस्कार। नमस्कार अनीता जी को। आपका माइक ऑफ कर लीजिए। सिद्धेश्वर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। This call is now being recorded. नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी आगंतुक मनीषियों का और लगभग 30 के साथ जो श्रोता जुड़ गए हैं सभी का मैं इस साप्ताहिक गोष्ठी में स्वागत करता हूं। ये बताना अनावश्यक नहीं है कि लघु कथा शोध केंद्र की यह गोष्ठी सभी सप्ताह बुधवार के दिन This call is now being transcribed. नमस्कार। नमस्कार निर्मल जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बाकी सबसे अनुरोध है कि अपने अपने माइक ऑफ कर लें। आज की इस गोष्ठी में हम अपने नियमानुसार एक रचनाकार की प्रस्तुति देंगे और यह रचनाकार आज के बहुत विधा संपन्न सिद्धेश्वर जी हैं जिनकी रचनाओं का हम सुधापान करेंगे। और आज के समृद्ध मंच का अध्यक्ष की अध्यक्षता सर्व विधा संपन्न श्री अजय प्रकाश शुक्ल जी करेंगे और हमारे बीच सिद्धेश्वर जी अपनी 5 रचनाओं का सुधापान कराएंगे। इन रचनाओं की जो समीक्षा है वो हमारे सिद्धहस्त गोकुल सोनी जी करेंगे, जिन्हें मैं सर्वज्ञ मुनि के परिभाषा से घोषित करता हूं। सर्वप्रथम मैं अजय प्रकाश शुक्ल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुक्ल, हाँ जी, आप जी शुक्ल जी आपका स्वागत करता हूं। उसके पश्चात मैं गोकुल सोनी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। गोकुल सोनी जी आप मंच पर उपस्थित हैं? बिल्कुल उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ डॉक्टर साहब। मैं मंच के आज के जो उत्सव पुरुष हैं श्री सिद्धेश्वर जी, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी रचनाओं के साथ तैयार रहें। इससे पहले कि वो अपने रचनाओं का रचना पाठ करें, मैं चाहूंगा कि घनश्याम जी मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों का और श्रोताओं का स्वागत है। स्वागत उद्बोधन के लिए घनश्याम जी को आमंत्रित करता हूं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। लघु कथा शोध केंद्र भोपाल और लघु कथा परिंदे फेसबुक समूह द्वारा आयोजित आज की इस साप्ताहिक गूगल गोष्ठी में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर रहे हैं वे आदरणीय अजय शुक्ला जी, सुपरिचित रचनाकार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वे पेशे से इंजीनियर हैं पर हृदय से साहित्यकार हैं और उपन्यास, कविता, कहानी सभी विधाओं में लिखते हैं। और इसके साथ ही आज के हमारे रचनाकार आदरणीय सिद्धेश्वर जी का स्वागत। जानता हूँ वे भले ही मुझसे परिचित ना हो
क्योंकि मैं रेल परिवार का सदस्य रहा हूँ और वे भी भारतीय रेल की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं कुछ वर्ष पूर्व। और खासतौर से जब पत्र पत्रिकाएं हम निरंतर देखते हैं तो वे केवल कलम नहीं कूंची के द्वारा अपनी जो रेखा चित्र प्राय बनाया करते हैं, वो काम भी उन्होंने भली भांति किया है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि आज के जो हमारे उत्सव मूर्ति हैं, जो रचनाकार हैं, जिनकी हम आज लघु कथाएं सुनेंगे, वे भी साहित्य की सभी विधाओं में लिखते हैं और साथ ही जिन्हें हम बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहते हैं, वे वाकई में लेखक भी हैं, आयोजक भी हैं, संयोजक भी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथ ही आज समीक्षक के रूप में हमारे बीच आदरणीय गोकुल सोनी जी है। गोकुल सोनी जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, बैंक है गोकुल जी का, और इधर से हमारे संचालक का टैंक है डॉक्टर गिरजेश सक्सेना कर्नल साहब का। तो एक तरफ से बैंक है और एक तरफ से टैंक है। तो आज निश्चित रूप से बिल्कुल आनंद आएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे गोकुल जी, मेरे को जो कहता हूँ कि जितने भी बगुले जो संत हो गए उनके ऊपर वो छींटे और बौछार मारते रहते हैं वो। और कितने भी अपन अपने समीकरण फिट करना चाहो तो वो 24 नहीं, वो 30 घंटे तैयार रहते हैं कि भैया कोई नहीं छूटेगा, सब कटघरे में है हम सब यहाँ पर। तो निश्चित रूप से वे जो भी अपनी समीक्षा करते हैं, नीर छीर की समीक्षा करते हैं और आधिकारिक विद्वान हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही हमारे प्रतीक्षालय में बैठे हुए चाणक्य के दांत दिखाने वाले निजाम भोपाल हमारे डॉक्टर गिरजेश सक्सेना, जो गांधी के आंसू के रूप में बहाते रहते हैं अपनी रचनाओं को सत्य कथ्य तथ्य के साथ, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही हमारे बीच, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे आदरणीय कांता राय और इसके साथ सुनीता प्रकाश जी, जो आयोजक संयोजक, और मुजफ्फर जी भी अगर कहीं सुन रहे हो मुझे, हमारे मंचस्थ सभी मित्रों, और जो भी हमारे दूरस्थ। बहुत प्रसन्नता खासतौर से इस बात को लेकर और होती है कि अभी हम जैसे अभी पिछले लगातार ये बात कर रहे हैं कि 27 तारीख को आगामी संभव हुआ तो हम ऑफलाइन भोपाल में गोष्ठी करेंगे। तो हमको ये लगता है कि ये ऑनलाइन गोष्ठी भी एक अपनी जगह महत्वपूर्ण है और ऑफलाइन गोष्ठी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम उन मित्रों को सुन पाते हैं, उन मित्रों से बात कर पाते हैं। अब जैसे सिद्धेश्वर जी पटना से, कहाँ हम उनको भोपाल में एकदम आमंत्रित कर पाते और उन्हें सुन पाते। आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, तो ये हमारी विशेषता है। हमारे अजय जी को हम कहाँ अध्यक्षता के रूप में अपने बीच पाते। तो ये हमारी कहें कि कोरोना काल की देन है, उसके बाद से ये गोष्ठी हमारी प्रारंभ हुई है। तो मैं सभी समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए आदरणीय गिरजेश सक्सेना जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने आयोजन को आगे गति दें। आदरणीय गिरजेश सक्सेना जी। धन्यवाद घनश्याम जी। इससे पहले कि मैं सिद्धेश्वर जी को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करूं, मैं उनके व्यक्तित्व का परिचय बताना चाहता हूं। श्री सिद्धेश्वर जी यथा नाम तथा गुणा के जीते जागते उदाहरण है। आपकी जीवन यात्रा किसी सिद्धि का की ही एक प्रतिरूप है। आपका जन्म 20 जून 1959 को पटना में हुआ। आप हिंदी भाषा के लेखन और विशिष्टता प्राप्त स्नातक हैं। आपने अपने स्नातक परीक्षा के बाद रेलवे में एज ए टिकट कलेक्टर सर्विस ज्वाइन की और हेड टिकट कलेक्टर के रूप में आप सेवा मुक्त हुए। रचनाकार के रूप में आप एक ठाठे मारते हुए महासमुद्र के समान हैं। आपका कहानी, कविता, लघु कथा, लेख, आलेख, बाल साहित्य, भेंट वार्ता, डायरी नामा में समान अधिकार है। रेखा चित्रों में आपकी महारत है। ये चित्र इनके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। अनेकों पुस्तकों के और पत्र पत्रिकाओं के मुख्य आवरण और अन्य जगहों पर इनके चित्रों का प्रयोग होता रहा है, प्रकाशन होते रहे हैं। रेखा चित्रों में आपकी एक विशेष महारत है। आप की पुस्तकों का विवरण कुछ इस प्रकार है। वैसे बहुत कम पुस्तकों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। बूंद बूंद सागर लघु कथा संग्रह, भीतर का सच और उत्कर्ष लघु कथा संग्रह, इतिहास झूठ बोलता है कविता संग्रह, ढलता सूरज कहानी संग्रह, अंतः दहशत ज़दा उपन्यास,
आपने अनेकों पुस्तकों का संपादन किया है। सम्मेलन गोष्ठियों के आयोजक में आपकी महारत है। आपकी उपलब्धियां बखान करने में यदि मैं समय लगाऊंगा तो पूरी शाम समाप्त हो जाएगी। बहुत लंबा परिचय है। मैं श्री सिद्धेश्वर जी को उनकी 5 लघु कथाओं के वाचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सिद्धेश्वर जी, बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जैसा कि आरंभ में कहा गया धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में कि वो जानते हैं कि मैं रेलवे से जुड़ा रहा हूँ और बहुत साथी लोग जानते हैं, और रेलवे में रहते हुए मैंने अपना साहित्य क्रम जारी रखा। सबसे पहले तो मैं कांता राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज अपनी इस यात्रा में, लघु कथा यात्रा में, मुझे भी शामिल करने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है इस मंच पर आकर, चूँकि पूरे देश भर के लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं और लघु कथा के विकास के लिए हम लोगों ने जितनी यात्राएं शुरू की, 7वें दशक से लेकर अब तक जितनी भी कर रहे हैं, तो इन सभी का अपना अपना अलग महत्व है। और इन्होंने अभी जैसा कि कहा गया कि कोरोना काल के दौरान जो ऑनलाइन गोष्ठियाँ जो आरंभ हुई, उसका बड़ा अपना अलग महत्व है। इस कारण ही आज है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं और हमने भी इसका आरंभ अपने मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और इस विकास में, लघु कथा के विकास में जिन लोगों ने अभूतपूर्व भूमिका निभाया है, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, उनमें कांता राय जी मुख्य रूप से आती हैं। हम उनका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, अपनी ओर से भी, अपनी संस्था की ओर से भी। और लघु कथा शोध केंद्र भोपाल के जितने कर्मचारी हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिनमें सुनीता प्रकाश जी हैं, उजाकर जी हैं, गोकुल सोनी जी हैं, घनश्याम जी हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग लघु कथा के विकास में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आज के अध्यक्ष हमारे विद्वान, साहित्य के विद्वान श्री अजय प्रकाश शुक्ल जी, उनका भी हम प्रणाम निवेदित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे आज के जो समीक्षक हैं, समीक्षक ही लघु कथा के कर्ता धर्ता, लघु कथा विकास में उनका बहुत अहम भूमिका रहती है। चाहे जिनकी भी समीक्षा हो, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, दोनों की अपने अपना अपना अलग अलग महत्व है और दोनों को हमें तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। यह उनका अपना विचार होता है। हम एक पाठक का भी जब विचार स्वीकार कर सकते हैं तो समीक्षक का क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले मैं अपने समीक्षक जो हैं श्री गोकुल सोनी जी को, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी लघु कथाओं की समीक्षा वे करेंगे। हम हमेशा दूसरे की समीक्षा करते रहे हैं, तो अपनी लघु कथाओं की समीक्षा हो, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आज जो संचालन कर रहे हैं कर्नल जी गिरिजेश सक्सेना जी, वे तो धन्यवाद के पात्र हैं, वे तो सूत्रधार हैं। हम सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बहुत अधिक समय और नहीं गंवाना चाहेंगे, चूँकि आज हमारी 5 लघु कथाओं के लिए हमें आमंत्रित किया गया है। तो मैं आपके सामने अपनी 5 लघु कथाएँ चुनी हुई प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोस्तों, अपनी लघु कथाओं को चयन करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अपना संतान सबके लिए बड़ा प्यारा होता है। पता नहीं चलता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, मैं नहीं जानता। मैंने कांता राय जी से निवेदन किया था मेरे 1 दर्जन लघु कथाओं में से चुन ले, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत व्यस्तता है, नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो समझ में आया, मैं 5 अपनी लघु कथाएँ चयन किया, उसे मैं क्रमबद्ध आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है पछतावा। पछतावा। कितना समय बर्बाद करते हो तुम यार, दिन रात लगे रहते हो तुम नए रचनाकारों और गुम रचनाकारों को आगे बढ़ाने के पीछे, उन्हें मंच प्रदान करने के लिए। देखो, तुम्हें मैं मित्रवत एक सलाह देता हूँ, सोशल मीडिया पर या ऑफलाइन साहित्यिक गोष्ठियों के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। तुम सिर्फ अपना सृजन और अपनी प्रगति पर फोकस करो, तब तुम देखना अपने साहित्यिक मित्रों से कितना आगे बढ़ निकलोगे। अपने साहित्यिक मित्र सत्य कुमार को सुझाव देते हुए प्रकाशक और संपादक कवि रत्नेश ने कहा, किंतु बहुत ही शालीनतापूर्वक सत्य कुमार ने
उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं मित्र, दूसरों के लिए भी जो काम आ सके वही जिंदगी तो सार्थक होती है। कुछ क्षण रुककर फिर उसने आगे कहा, लोग समाज सेवा क्या करते हैं या नहीं, फिर साहित्य और साहित्यकार की सेवा भी तो समाज सेवा है मित्र। हमारे प्रयास से यदि कुछ नए रचनाकार भी बेहतर सृजन करने लगे और साहित्य जगत में अपनी पहचान बना ले तो क्या यह मेरी भी सफलता नहीं होगी? मगर तुम्हें नहीं पता कि जब तक ये लोग तुमसे कुछ पा रहे हैं तब तक ही तुमसे जुड़े हुए भी हैं। जिस दिन वे तुमसे आगे निकल जाएंगे ना, उसी दिन यही लोग तुम्हें पूछना तो दूर, तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तब तुम्हें पछतावा होगा अपने कर्मों पर और तब जाकर समझ सकोगे कि मैं कितना सही हूँ और तुम कितना गलत। रत्नेश ने कहा, वाह, कैसा साहित्यकार और संपादक प्रकाशक है रे तू, जो इतनी ओछी बातें कर रहा है मुझसे। अरे यार, हमें तो पछतावा तब होगा जब मेरी शिक्षा, मेरी प्रतिभा सिर्फ मेरे काम आएगी, औरों के नहीं। यह मेरी पहली लघु कथा थी और मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है जंगल। जंगल। दूरदर्शन के केंद्र निदेशक सुलभ अपने साहित्यिक मित्रों के साथ ऑफिस में बैठे इधर उधर की बातें बतिया रहे थे। सुलभ राष्ट्रीय स्तर के चर्चित कथाकार थे। बाहर जोर की बारिश हो रही थी। सुलभ को थोड़ा चिंतित देखकर उसके मित्र शरद ने चुटकी ली। क्या बात है, भाभी की याद सता रही है क्या, या फिर दूरदर्शन की उद्घोषिका मीना गुप्ता की? नहीं यार, दरअसल मेरी बेटी कॉन्वेंट पे पढ़ती है, बस से आती जाती है। कभी कभी बस में थोड़ी भी विलम्ब हो जाता है तब मेरी वाइफ चिंतित हो उठती है और मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती पाती कि बेटी को स्कूल तक छोड़ आऊं। एक उपाय है, मित्रों में से एक ने कहा। क्या? उत्सुकतावश सुलभ ने पूछा। स्कूल के पास ही मकान बनवा लो, फिर भाभी बच्चों को स्कूल तक छोड़ आया करेगी। अरे यार, मकान बनवाने की क्या ज़रूरत है, अपनी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बेचकर एक कार खरीद लो तो यह समस्या तो चुटकी में हल हो जाएगी। भाभी ड्राइविंग सीख लेगी और बच्ची को। मित्रों की बातें सुनकर सुलभ मुस्कुराते हुए बोला, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत है भाई, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि दूसरी शादी ना हो सके। थोड़ा रुक कर फिर वह आगे बोला, दूसरी शादी करूँगा तो तय है मेरी पद प्रतिष्ठा देखकर दहेज में 4 पहिया यानी कार तो आसानी से मिल ही जाएगी। दहेज में कार देने से भला कौन पीछे हटेगा? मगर यार भाभी, तुम्हारी सरकारी नौकरी, फिर साहित्यिक सर्कल, बात जमी नहीं। वैसे मित्र, यह जीवन तुम्हारा है, एक ने कहा। इतना कहकर धीरे धीरे सब खिसकने लगे। सुलभ अब अकेला था। मेरी तीसरी लघु कथा का शीर्षक है रिश्ते का वायरस। यह लघु कथा मैंने कोरोना काल के दरमियान ही लिखा था और आपको बतला दूं कि इस लघु कथा पर अनिल पतंग ने एक लघु फिल्म भी बनाया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित रही। तो ये लघु कथा है रिश्ते का वायरस। देखने में तो पढ़े लिखे अच्छे परिवार के लगते हो भाई, आखिर इस आपदा में 2 जून की रोटी की जुगाड़ तुम लोग कैसे नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारी कोई औलाद नहीं है क्या? 2 बेटे हैं साहब, एक मुंबई में डॉक्टर है और दूसरा अमेरिका में इंजीनियर। एक बेटी थी मगर 2 साल पहले उसका भी सर्वनाश हो गया। तुम्हारे दोनों बेटे तो अच्छी पोस्ट पर हैं, उनके पास क्यों नहीं चले जाते? अलबत्ता तो वे दोनों पूछते ही नहीं, कहते तुम दो प्राणियों के लिए तुम्हारा पेंशन ही काफ़ी है। पेंशन से तो 2 प्राणियों के अन्नदाना का जुगाड़ बढ़िया से हो सकता है भाई। 1 साल से दौड़ रहा हूँ, अब तक पेंशन का कागज पक्का नहीं हुआ है। प्राइवेट कंपनी की पेंशन इतनी आसानी से मिल जाती है क्या बाबू? कोई विश्वास नहीं करता। दोनों बेटों को भी लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे तो फिर साल भर से खा पी कैसे रहे हो? किराए के मकान से कैसे रह रहे हो? जी, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है साहब, मोहल्ले के एक स्कूल में ही मास्टरनी है। उसकी कमाई से ही दोनों का गुजारा किसी तरह से हो जाता है।
लेकिन पिछले 1 महीने से जो उसने बिस्तर पकड़ लिया है तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। दवा दारू में ही सारी जमा पूंजी खत्म हो गई बाबू। उस पर अचानक कोरोना वायरस महामारी की आफत। ओह, स्कूल कॉलेज कल कारखाने सब बंद। दवा दारू तो दूर, 2 टाइम का अन्न भी नहीं जुटा पा रहा हूँ बाबू। किसी से कुछ मांगने से भी शर्म आ रही है मुझे। थोड़ा संकोच करते हुए उसने फिर आगे बोला, कुछ दिनों तक तो मकान मालिक ही खिलाता पिलाता रहा। अंत में उसने भी हाथ खींच लिया और साफ साफ सुना दिया कि सरकार ने कहा है तो 1 महीने का किराया माफ़ कर देते हैं, लेकिन खाने पीने का इंतजाम हम नहीं करेंगे भाई। अपने बेटों से पैसा मंगवा लो। साहब, 3 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ दोनों बेटों के पास, मगर दोनों फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं। जब मरने की नौबत आ गई है तब लाचार होकर आपको फ़ोन लगाया मैंने, वह भी अखबार में थाने का नंबर देखकर। तुमने ठीक किया विमलदा, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर कमाने लायक बनाया तूने, उसने ऐसे मुसीबत में तेरी सुध तक नहीं ली। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। आजकल शादी होते ही और घर में बहू आते ही ना जाने कौन सा जादू चल पड़ता है भाई। चलो कोई बात नहीं, ये लोग हमें ही गलिया देते हैं, सरकार को गलिया देते हैं, मगर अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते। दुख प्रकट करते हुए और उसे सांत्वना देते हुए पुलिस ऑफिसर ने आगे कहा, दुबके को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। मैं अभी 1 घंटे के अंदर तुम्हारे खाने पीने के लिए महीने भर का राशन का इंतजाम कर देता हूँ सरकार की तरफ से, लेकिन इसके लिए इस कागज़ पर तुम्हें साइन करनी होगी और अपने दोनों बेटों का नाम भी बतला दो, ताकि अखबार में इस समाचार के साथ उन दोनों का नाम भी रोशन हो जाए। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए और हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा विमलदा, हुजूर, आप सरकारी सहयोग दे रहे हैं तो पूरी जिंदगी आपके कृतज्ञ रहेंगे हम, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े दोनों बेटों का नाम हम नहीं बताएंगे आपको। अखबार में हमारे उन दोनों बेटों का नाम छपेगा तब नाम रोशन होगा कि मेरे ही दिल का टुकड़ा कलंकित होगा। अपनी आंखों में पानी भरते हुए याचना भाव लाते हुए वह आगे बोला, ना बाबा ना, इस शर्त पर हम आपका सहयोग नहीं ले सकते। रिश्ते का वायरस है हुजूर, कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना को भगाना है, लेकिन रिश्तों को तो बचाना है हुजूर, रिश्तों को तो बचाना है। क्या क्या बहुत सुंदर। ये मेरी एक बहुत लघु सुंदर कथा, कविता। रिश्तों का वायरस थोड़ी लंबी हो गई, कथानक उस तरह की थी, लेकिन इसे हमने लघु कथा में प्रयास किया था। बहुत सुंदर है लेकिन और ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरी अगली लघु कथा है, बूढ़ा होना, बहुत सुंदर। बूढ़ा होना पाप तो नहीं। ये मैं बिल्कुल जीवंत लघु कथा लिखा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने आप को भोगा है। बूढ़ा होना पाप तो नहीं। आपके पिताजी की आयु कितनी है? साहब ने बेड पर पड़े बीमार लक्ष्मण से पूछा। 85 वर्ष। तब तो उन पर दवा का असर भी ठीक से नहीं हो सकता। उनका खराब किडनी भी नहीं बदला जा सकता। दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। आपके पिताजी पर टीबी का असर है, फेफड़ा निमोनिया से ग्रस्त है, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। तो अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? पिताजी को मरते हुए देखता रहूं और अपना हाथ पांव बांधे रखूं? ऐसा कब कहा मैंने? किंतु आप उनकी बीमारी पर और कितना खर्च कर सकते हैं यह जान लेना भी जरूरी है मेरे लिए, ताकि आगे का इलाज उसी के हिसाब से कर सकूं। उनका रोग मिटाना संभव नहीं, बस कुछ दिनों तक उनकी मौत को टाला जा सकता है। कुछ देर रुकने बाद पुनः डॉक्टर साहब ने आगे कहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी घर जमीन भी बिक जाए और उनकी जान भी ना बचे। दोनों में से एक तो बचाना होगा ना भाई। डॉक्टर साहब, पिताजी के पेंशन की जमा पूंजी यानी 70,000 रुपये बचे हुए हैं मेरे पास। बीमार लक्ष्मण का इलाज करा रहे बेटे सत्येंद्र ने कहा। 70,000 रुपये? 70,000 रुपये खर्च कर उन्हें 1 महीने तक किसी तरह बचा सकते हो, वह भी बिस्तर से उठ नहीं सकेंगे। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि 85 साल के इस बुढ़े पर इतनी सारी रकम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप लोग अपने जीवन सुरक्षा के लिए 70,000 रुपये बचा लीजिए और बस कीजिए, बस भी कीजिए। अब आगे मत बोलिए डॉक्टर साहब। मैं यदि अपना पैसा उन पर लुटा नहीं सकता तो उनका पैसा उनकी सांसों की कीमत पर हड़प भी नहीं सकता। पूरे आवेश और तेवरपूर्ण मुद्रा में सत्येंद्र ने कहा।
अपने बेटे सत्येंद्र और डॉक्टर साहब की बातों को पलक बंद किए बेड पर पड़ा हुआ बीमार लक्ष्मण सुन रहा था। वह भीतर से और भयभीत हुआ जा रहा था। कुछ बोलना चाहकर भी शब्द कंठ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अर्ध चेतना अवस्था में कुछ न बोल पाने की बेबसी उनकी आंखों से स्पष्ट झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी या मौत से लड़ रहे लक्ष्मण की भींगी आंखें डॉक्टर से पूछ रही हो, मेरी सांसों की कीमत मेरी उम्र से क्यों लगाते हो डॉक्टर साहब? मैं अभी भी जीना चाहता हूँ। मौत के पहले मैं जिंदगी से हारना नहीं चाहता। 85 वर्ष की उम्र हुई तो क्या, बूढ़ा होना पाप तो नहीं। यह मेरी चौथी लघु कथा थी और एक और लघु कथा है, अंतिम लघु कथा जो 5 लघु कथा पढ़नी है। आप लोग सामने पढ़ने बड़ा अच्छा लग रहा है चूँकि यह अवसर मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं हर रचनाकार चाहता है कि अपनी लोक कथाओं को आप लोगों तक, समीक्षकों तक, यहाँ तक आम पाठकों तक पहुँचाए। इस क्रम में मैं अपनी एक अंतिम लोक कथा पढ़ रहा हूँ जो बिल्कुल इधर की लिखी हुई है, बेटा बेटी एक समान। आमतौर पर आप लोग विज्ञापन सुनते होंगे रेडियो से, बेटा बेटी एक समान। शीर्षक भी है बेटा बेटी एक समान। यार तुम आज भी किस विचारधारा में जी रहे हो? 21वीं शताब्दी में आ गए लेकिन अब भी तुम्हारी सोच नहीं बदली। बेटा और बेटी में फर्क महसूस करते हो? बेटी जन्म ली थी तब तुम्हारे चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। आज बेटे के जन्म पर खूब धूमधाम से जश्न मना रहे हो। अरे यार, बेटा की बात कुछ और होती है। तुम लाख मन को मना लो लेकिन बेटा पाने की खुशी को दबा ना सकोगे। बेटी के जन्म लेते ही वेतन में से 1000 रुपये की कटौती शुरू कर दिया था। अपने बैंक खाते में हर महीने आज भी जमा कर रहा हूँ ताकि उसके जवान होते ही उसकी शादी में लाखों रुपए दहेज देने का बोझ अचानक मेरे सिर पर ना आ पड़े। लेकिन अब बेटा के जन्म लेने से थोड़ा सुकून मिला है दिल को, बोझ कुछ हल्का महसूस कर रहा हूँ। बेटी की शादी में जो बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, बेटे की शादी में वह खाली बैंक बैलेंस फिर से तो भर जाएगा ना। अरे यार, जमाना इतना आगे बढ़ गया फिर भी तुम दहेज लेने देने की बात करते हो। यह तो कानूनी अपराध है यार, सिर्फ सरकार और कानून की नज़र में। हकीकत में तो दहेज पहले से भी अधिक लिया और दिया जाने लगा है। शादी के ताम झाम भी पहले से अधिक बढ़ गया है। साग सब्जी फूल फल की तरह दूल्हा बाजार में दूल्हा का भाव भी तो कई गुना बढ़ गया है। नेता एवं कानून वाले और सरकारी हुक्म चलाने वाले ही अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, तो फिर हम आम जनता उससे कैसे बचे रहेंगे बोलो? थोड़ा रुक कर दम भर सांस लेते हुए राकेश ने अपनी बातें पूरी की। अरे यार, सरकार, कानून, आदर्श, नैतिकता, इन सब की बातें छोड़ो। ये सारी बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छे लगते हैं। जिस तरह रेडियो में रोज रोज बजने वाला सरकारी विज्ञापन अच्छा लगता है, बेटा बेटी एक समान, इसका तुम रखना ध्यान। मैं तो कहता हूँ कानून हो या सरकार, दिखाने और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर रचना, सारी रचनाएं बहुत अच्छी। और लास्ट में जो आपने कहा है कटु सत्य तो यही है कि बेटी के लिए लोग आज भी बदले नहीं है, समाज बदला नहीं है, दिखावा बहुत है। मैं मंच पर उपस्थित मैं श्रोतागणों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी टिप्पणी बाद में दें, मंच की कार्रवाई को पहले चलने दें। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी, आपकी लघु कथाओं ने मंच को काफी अभिभूत किया और सभी लघु कथाओं ने एक समा बांध दिया। जैसा कि आप कहते थे, ऐसा लगता है जैसे आप कहते रहें, हम सुनते रहें। मैं यहाँ पर कुछ आई हुई प्रतिक्रियाएं हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं गोकुल जी को आमंत्रित करूं, सीमा वर्मा जी लिखती हैं, एक से एक बढ़कर एक लघु कथा। अशोक गौर जी लिखते हैं, वाह कमाल, सब सच और झूठ। वैदेही कोठारी जी बोलती हैं, सारी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ है।
आज की गोष्ठी हर दृष्टि से समृद्ध है। वरिष्ठ साहित्यकारों, वरिष्ठ समीक्षकों की उपस्थिति में साहित्यकार सिद्धेश्वर जी की लघु कथाओं का वाचन बहुत सुंदर लगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी कुछ टिप्पणियां हैं जो बाद में पढ़ूंगा। जैसा कि विधान है, परंपरा है कि कहो तो सुनो भी। तीर तर्कश के साथ इतनी देर से धीरज से सुन रहे धीरवीर गोकुल सोनू जी को आमंत्रित करने से समीक्षा के लिए आमंत्रित करने के पहले मैं गोकुल जी के बारे में कुछ बताना उचित समझूंगा। गोकुल सोनी जी हमारे लघु कथा शोध केंद्र के सर्वज्ञ मुनि हैं, या कहूं तो एक रामबाण ब्रह्मास्त्र हैं, जिन्हें जिस दिशा में चाहो उद्धत कर दो, हर जगह वे सफल हैं। गोकुल सोनी जी का जन्म 16 मई 1955 को सिमलासा ग्राम सागर जिले में हुआ था। आप विज्ञान एवं विधि स्नातक हैं। बैंकिंग में आपने अनेकों परीक्षाएं और योग्यताएं अर्जित की तथा स्टेट बैंक के प्रबंधक के पद से आप सेवा मुक्त हुए। मैं इन्हें सर्वज्ञ मुनि इसलिए कहता हूं कि ऐसी कौन सी विधा है जिसमें इनका पदार्पण नहीं है। व्यंग में गद्यपद करते रहते हैं, कविताओं में मुक्तक, गीत, गजल, कहानी, निबंध, लघु कथा में सिद्धस्त हैं। समीक्षक के रूप में आप किसी भी रचना के तार गणक हैं। रचनाकार के रूप में आपकी काव्य संग्रह छींटे और बौछार, बगुले सारे संत हो गए, व्यंग रचना कटघरे में हम सब, कहानी संग्रह, अपने समीकरण, लघु कथा संग्रह और 30 घंटे एक और कहानी संग्रह प्रमुख सृजन है। 2 संग्रह आपके अभी भी सृजन प्रकाशनाधीन है। आप एक सिद्धस्त संपादक हैं। भोपाल गजेटियर साहित्यकारों के एक पब्लिकेशन में आप उसके संयोजक हैं तथा आपने पूरा ही गजेटियर फ्रेम किया है। आपको न्यूनाधिक लगभग 25 महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हैं। प्रमुख रूप से सार्वदेशिक सत्य सभ्य समाज वर्धा द्वारा सत्यश्री, अमित शर्मा मंची कवि मध्य प्रदेश लेखक संघ, अभिनव शब्द शिल्पी, अभिनव कला परिषद आदि प्राप्त है। मुझे गर्व है कि सिद्धेश्वर जी की तरह गोकुल जी भी, अगर उनकी मैं विशेषताएं बखानता रहा तो रात छोटी पड़ेगी। आमंत्रित करता हूं समीक्षा के लिए गोकुल सोनी जी। गोकुल सोनी जी, आप आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज की उपस्थिति देख के भी बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सुन पा रहे क्या आप? जी जी आ रही है। जी आ रही। आज का मंच जितने नाम मैं देख रहा हूँ बड़ा समृद्ध मंच है। अध्यक्षता कर रहे मुंबई से जयप्रकाश शुक्ल जी, संचालन कर रहे आप डॉक्टर कर्नल गरजेश सक्सेना जी, रचनाकार श्री सिद्धेश्वर जी, कांता राय और सभी मेरे साथी, शुभ संध्या में आपको प्रणाम है। आप सबने जो लघु कथाएं सुनी, निश्चित ही एक लेखक अपने पूरे जीवन के अनुभव अपनी रचनाओं में उतारता है। भाषा का चुनाव भी अलग अलग होता है। कई बार रचना स्वयं अपनी भाषा या अपनी होती है। ये 5 लघु कथाएं जो है सिद्धेश्वर जी की, ये रेखांकित करने लायक लघु कथाएं हैं। प्रथम लघु कथा पछतावा अच्छी लघु कथा है। इस लघु कथा का कथ्य अच्छा है, उद्देश्य भी अच्छा है। वास्तव में दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो खुद के लिए जीते हैं, एक वो
जो औरों के लिए जीते हैं। वो तीसरे वो होते हैं जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, बस जिए चले जाते हैं बेतरतीब, बगैर किसी लक्ष्य के, बगैर किसी टारगेट के, यूं ही जिए चले जाते हैं, प्रवाह में बहते हुए निरुद्देश। एक अच्छा साहित्यकार सदैव अपना अच्छाई का समर्थन करेगा, उसका समर्थन करेगा जो दूसरे की भलाई के लिए जीते। ये अच्छे साहित्यकार का एक लक्षण है। कभी भी किसी साहित्यकार ने नकारात्मक का पक्ष नहीं लिया, चाहे वो कोई भी देश में हो, किसी भी भाषा का हो। यही सकारात्मक लेखन का पर्याय है। प्रस्तुत लौककथा में एक मित्र दूसरे को भलाई का मार्ग छोड़कर स्वयं के उत्कर्ष के लिए जीने की बात करता है। प्रत्युत्तर में वह लताड़ते हुए कहता है कि कैसा साहित्यकार संपादक है तू, जो इतनी ओछी बात कर रहा है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए, लौककथा का भाव पक्ष बहुत प्रबल है, लौककथा सकारात्मक है। अब शिल्प की और भाषा विन्यास की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि लौककथा में फालतू वाक्य या शब्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक भी शब्द फालतू नहीं होना चाहिए, तभी भाषा में कसावट आती है। उदाहरण के लिए आप इस लौककथा का आरंभ देखें। कितना समय बर्बाद करते हो तुम यार, दिन रात लगे रहते हो तुम नए रचनाकारों और गुम रचनाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मंच प्रदान करने के लिए। देखो, तुम्हें मैं मित्रवत सलाह देता हूं, सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन साहित्यिक गोष्ठियों के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो तुम। इसमें कुछ शब्द, तुम शब्द भी 3 बार आया, बार बार पुनरावृत्ति हुई। इसको, पूरी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, मित्र, नए और गुमनाम रचनाकारों को प्रोत्साहित करने में इतना समय बर्बाद मत करो, खुद के उत्कर्ष पर ध्यान दो। पहली जो इन्होंने बात कही वो 52 शब्दों में आई है, और पूरी वही बात मात्र 20 शब्दों में आ गई। लघुकथा में ऐसे ही भाषा की जरूरत है, ऐसे ही भाषा कसावट लाती है। एक उदाहरण और देता हूं मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। एक उदाहरण है, एक लड़का था रमेश, वह दिल्ली में रहता था। उसने इंटर की परीक्षा दी, वह प्रथम श्रेणी में पास हुआ, उसे बेहद खुशी हुई। अब इसको, इस पूरी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, दिल्ली का रमेश इंटर परीक्षा में प्रथम आने पर बहुत खुश हुआ। 24 शब्दों की बात मात्र 12 शब्दों में समा गई। लघु कथा में ऐसी भाषा की जरूरत है, तभी उसकी भाषा, वरना क्या होगा कि हम अपनी छोटी सी बात के लिए बड़ा सा वितान रच देंगे, बड़ा सा फ्रेमवर्क खड़ा कर देते हैं। विषय बहुत अच्छा हो, गद्य बहुत अच्छा हो, पर हमें वह भाषा लाने की आवश्यकता होती है, कम शब्दों में हम अपनी पूरी बात पाठक के या श्रोता के सामने संप्रेषित कर दें। सिद्धेश्वर जी निश्चित एक अच्छे लेखक के साथ संपादक भी हैं, अतः उनसे मैं इस कसावट की अपेक्षा तो कर ही सकता हूं। लघुकथा अच्छी है, सकारात्मक संदेश देती है, आदर्शवाद से प्रेरित है, परंतु कुछ कसावट की मांग करती है। इसे वाक्य विन्यास बदल कर इस लघुकथा को संक्षिप्त किया जाने की गुंजाइश है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। दूसरी लघुकथा है जंगल। लघुकथा का शीर्षक बढ़िया है। जंगल जहां शिकारी पाए जाते हैं, जंगल वही होता है जहां शिकारी पाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का चर्चित कहानीकार हो, पर्याप्त रूप से सक्षम भी हो, परंतु दहेज के लिए दूसरे विवाह की बात करे तो वह हिंसक पशु तो है ही, हिंसक पशु की तरह ही है। उसके साहित्यकार होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यह बात थोड़ी असंगत, हालांकि यह बात थोड़ी असंगत प्रतीत होती है, तो वह इतना मूर्ख है कि इस बात का पर भी विचार नहीं कर रहा
कि दूसरी शादी हिंदुओं में वैध नहीं है और उसकी नौकरी जा सकती है। यदि आपने उसे राष्ट्रीय स्तर का चर्चित लेखक कहा है, राष्ट्रीय स्तर का चर्चित लेखक कहा है, तो कम से कम उसमें इतनी बुद्धि तो होना चाहिए कि वह इस तरह की बात ना करे जिसमें उसकी नौकरी भी जा सकती है और उसका अहित हो सकता है। दूसरी बात, इस लघु कथा को भी संक्षिप्त किया जा सकता है, भाषा में कसावट लाकर। इसकी पर्याप्त गुंजाइश है। अंत में सभी मित्र असहमत होकर उसकी बात पर उसको छोड़कर चले जाते हैं। यह अंत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अंत है, जो बताता है कि मित्रों की आत्मा कम से कम जागृत है, वे गलत का साथ नहीं देंगे और यदि कुछ ऐसा किया तो जीवन में उसको छोड़कर भी चले जाएंगे। यह संकेत है लघु कथा। इस तरह लघु कथा बहुत बढ़िया है, सकारात्मक है, अच्छाई का समर्थन करती है और एक रचनाकार को ऐसे ही लेखन करना चाहिए, तभी उसकी लेखनी का कर्ज उतर पाता है। रिश्तों का वायरस देखने में तो पढ़े लिखे अच्छे साहित्यिक परिवार के लगते हो, आखिर इस आपदा में 2 जून की रोटी की जुगाड़ तुम लोग कैसे नहीं कर पा रहे। लोक कथा इससे आरंभ होती है इस बात। यह विरोधाभासी वाक्य, यह विरोधाभासी वाक्य है, इसलिए कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपदा है, आपदा है, फिर रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाने का प्रश्न कैसा? आपदा में तो सभी नहीं कर पाते। यह प्रश्न तब किया जा सकता है जब बहुत से नौकरियां मिल रही हो, तब हम किसी से प्रश्न करेंगे, अरे भाई नौकरियों का तो ढेर है, फिर भी तुम 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो। ये बात तर्कसंगत लगती है। पर हम पहले ही कह दें कि इस आपदा में तुम 2 जून की रोटी का जुगाड़ क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो हम खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि आपदा है। उसी वाक्य में उसका उत्तर छुपा हुआ है। इस तरह अगर हम 2 विरोधी बातें कर देते हैं तो ये वाक्य विरोधाभासी हो जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कथानक बहुत बढ़िया है। भारत में कई बुजुर्गों की ये त्रासदी है, उनकी उपेक्षा भी हो रही है, वे बहुत कष्ट भोग रहे हैं, परंतु नई पीढ़ी स्वार्थी हो गई है। एक पिता जिसने अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से पाला हो, स्वयं कितना भी कष्ट उठा लेगा, परंतु बच्चे पर आंच नहीं आने देगा। बच्चों का प्रेम लघु कथा में दिखाया गया है। अंतिम पंचवाक्य, कोरोना को तो भगाना है लेकिन रिश्तों को भी बचाना है। बहुत बढ़िया बात कही है, परंतु जब ये दोहराते हैं कि रिश्तों को भी बचाना है साहब, रिश्तों को भी बचाना है, तब इसमें नाटकीयता आ जाती है, तब ये लघु कथा की भाषा नहीं रह जाती, तब ये नाटक की भाषा हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक विधा का अपना एक अलग शिल्प होता है। हालांकि इसमें कथा में जीवंतता आती है, परंतु जब अपन शब्दों को दोहराते हैं तो ये नाटक की भाषा बन जाती है। एक बार लिखना पर्याप्त है, हजूर कोरोना को बचाना है परंतु रिश्तों को भी तो बचाना है, पर्याप्त हो गया। दोहराने में भाषा का शिल्प लघु कथा का ना होकर नाटकीयता आ जाती है और नाटक की भाषा लगने लगती है। लघु कथा अच्छी है, सकारात्मक है, उद्देश्य बहुत अच्छा है, करुणा जागृत करना है, निश्चित बुजुर्गों के प्रति अन्याय को सामने लाना है, और इसमें बुजुर्ग ही कमजोर होते हैं ज्यादातर। उनके पास काफी कानूनी प्रावधान है, सरकार का साथ है, जैसा कि इसमें भी पुलिस वाला साथ दे रहा है, परंतु वो अपनी भावनाओं के वशीभूत होके कितना भी कष्ट उठा देते हैं बुजुर्ग लोग का, अपनी संतानों को तकलीफ नहीं देना चाहते। निश्चित ही शीर्षक रिश्तों का वायरस कोरोना वायरस से अधिक सशक्त। बूढ़ा होना पाप तो नहीं, बूढ़े लोगों की मनस्थिति और वेदना को अभिव्यक्त करती है अच्छी लघु कथा है। आए दिन अस्पताल में ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं जब विपरीत परिस्थितियां लोगों के साथ आती हैं, उनके पिता या उनके प्रिय व्यक्ति
बहुत गंभीर अवस्था में होते हैं। डॉक्टर तो एक मशीन की तरह सलाह देता है कि काय को पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अब कुछ नहीं होना है। परंतु जहां भावनात्मक लगाव होता है, प्रेम होता है, वहां मन नहीं मानता है। डॉक्टर्स प्राय प्रैक्टिकल होते हैं, दिन रात मरीजों के दुख दर्द देखते हैं। कई डॉक्टर्स तो देखते देखते असंवेदनशील भी हो जाते, संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं उनमें। वो बड़े प्रैक्टिकल होकर सोचने लगते हैं वे मरीजों की। और फिर ऐसा भी है कि डॉक्टर अगर बहुत ज्यादा भावुक हो जाएगा तो ऑपरेशन भी नहीं कर पाएगा, वहीं रोने लगेगा। इसलिए उनके प्रोफेशन की मांग है कि वो बहुत ज्यादा भावुक नहीं होते, वो प्रायोगिक धरातल पर या प्रैक्टिकल धरातल पर अधिक बात करते हैं। वे मरीजों की स्थिति देखकर इस तरह की सलाह कभी कभी देते रहते हैं। इसी समय व्यक्ति की मानवीयता और संवेदनशीलता और रिश्तों की सच्ची परीक्षा होती है। ऐसी ही परिस्थिति आज दुनिया में सब तरह के लोग हैं, ऐसे भी जो माता पिता को बहुत प्यार और आदर देते हैं, तो ऐसे भी जो जीते जी उनको मार डालने में कसर नहीं। एक व्यक्ति बच्चों के लिए क्या नहीं करता, ऐसे में बच्चे का भी उसके प्रति जो दायित्व है, जो फर्ज है, उसको निभाना ही चाहिए। लघु कथा, यह लघु कथा मानवता और प्रेम की पक्षधर लघु कथा है, बहुत सार्थक है और सार्थक लेखन का पर्याय है यह लघु कथा। बेटा बेटी एक समान, 5वीं लघु कथा। चूंकि समाज में वर्षों से पुरुषवादी व्यवस्था चल रही है, उसके फलस्वरूप आज भी बेटियों को बेटों से कमतर समझा जाता है। फिर यह सोच भी कि बेटी के ब्याह में दहेज देना पड़ेगा। इसके चलते लोग बेटी के जन्म पर दुखी और बेटे के जन्म पर प्रसन्न देखे जाते। तथापि आज बेटियां बहुत आगे हैं, उनकी दमदार उपस्थिति बेटियों की आप प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव कर सकते हैं। हवाई जहाज उड़ा रही हैं, देश चला रही हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान चला रही हैं। इसलिए लोगों को अपना सोच बदल देना चाहिए। इस सब को देखती है, कुछ कमी तो आई है इसमें, परंतु उस कमी आई है वो ऐसे भी मालूम चलता है कि लिंगानुपात में सुधार हुआ है। पहले जहां 1000 लड़कों पे 900 बेटियां पाई जाती थी, अभी ये 950 से ऊपर है और काफी सुधार हुआ है। अर्थात लोगों की मानसिकता बदली है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं बदली है। अभी भी काफी क्षेत्रों में काम करना बाकी है। अभी जैसा कि इस लघु कथा में है, वैसा ही कोई ना कोई समझाने वाला भी मिल जाता है। वाक्य, बेटी की शादी में उल्टी सलाह देने वाला भी मिल जाता है, समझाने वाला मिलता है। बेटी की शादी में जो बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, वो कहता है बेटे की शादी में वह खाली बैंक बैलेंस फिर से भर जाएगा। दहेज के लालच को तो यह वाक्य उजागर करता ही है, साथ ही संबंधों को आर्थिक दृष्टिकोण से तोलने की कुत्सित भावना पर कटाक्ष करता है, निम्न वृत्ति के लिए सामने लाता है, निम्न सोच के लिए सामने लाता है। इस तरह लघु कथाएं एक ऑपरेशन की तरह भी होती हैं। वो समाज की विसंगति पर प्रहार करके उस बुराई को इंगित कर देती हैं कि देखिए सर, ये बुराई है और हमें इसका कुशल ऑपरेशन करके वैचारिक पक्ष को सुदृढ़ करके इस बुराई को बाहर निकालना होगा। निश्चित है एक साहित्यकार का ही यह दायित्व है। एक साहित्यकार ही यह कार्य कर सकता है, बाकी तो आप समाज के और दूसरे पक्षों से उम्मीद नहीं कर। जैसा कि सर्वविदित है, लघु कथा का जन्म करुणा और विद्रूपता की कोख से होता है। कुल मिलाकर श्री सिद्धेश्वर जी की लघु कथाएं सदैव रचनात्मक और आशावादी दृष्टिकोण का पर्याय हैं। यह बहुत अच्छी बात है, परंतु कई जगह अनावश्यक वाक्यांश या शब्द आकर या पूरे फ्रेम को विस्तृत बना देते हैं और पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस लघु कथा को और भी कम शब्दों में कहा जा सकता था। बेशक सिद्धेश्वर जी एक अच्छे सुहृदय रचनाकार हैं, अतः मेरे विश्लेषण को सही परिप्रेक्ष्य में सुझाव के रूप में ग्रहण कर लघु कथाओं में कसावट लाएंगे
उनके उन्नत लेखिकी भविष्य हेतु हार्दिक हार्दिक मंगल। धन्यवाद। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा विचार आपका। अच्छा, मार्गदर्शक समिति अच्छी। धन्यवाद सोनी जी। आपने बड़ी निरशीर समीक्षा की। मेरे शब्दों में मैं इसे समीक्षा से अधिक समालोचना कहूंगा। आपने जहां गुणों का बखान किया, वहीं आपने कमियों को भी बताया। ये समालोचना की श्रेणी में रखता हूं मैं इसे। इससे लेखक को अपने लेखन को और ज्यादा परिमार्जित करने में सहायता मिलती है। साथ ही जो आपने बातें कही, उनसे जो सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं जो इस सभा में मौजूद हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके इस विद्वत व्याख्यान के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब हम आते हैं अंत मंथन पर, जहाँ लघु कथा समीक्षा एवं श्रोताओं की टिप्पणी के ढेर को सुन रहे हमारे प्रबुद्ध पीठासीन अजय प्रकाश शुक्ल जी की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ। माननीय अजय जी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हैं, सिविल इंजीनियर हैं तथा एक सिद्धहस्त साहित्यकार भी हैं। आप बहुत सिद्धहस्त उपन्यासकार हैं। आपकी चर्चित कृति है अभिशप्त श्यामला, और